जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का 54वां दिन है। यह 54th डे है आज। और आज से हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमारा साइंस वाला सेक्शन चल रहा है और साइंस में हमने पहले बायो कंप्लीट किया, उसके बाद हमने फिजिक्स कंप्लीट किया। अब हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री की आज पहली क्लास रहेगी और केमिस्ट्री की मुश्किल से 3 क्लास आएंगे और 3 क्लास में हम लोग जो जो टॉपिक रहेंगे सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। जैसे आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 30 क्वेश्चन आज मिलेंगे। ये 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपको अगर मैं फैक्ट बोलूँ तो कम से कम आज मैं 70 फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। ये 5 से 6 टॉपिक जो आपको दिख रहे होंगे, ये 5-6 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी आज ही सीजीपीएससी प्री का पेपर हुआ है। आप देखेंगे जो चीज़ मैंने यहाँ से जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, आप देखेंगे वैसे ही लेवल इसका साइंस का रखा हुआ था। और इसके अलावा देखिए, हमारे जो टारगेट 90 डे सीरीज है उसमें अगर आप किसकी ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से तो ज्योग्राफी से मैंने आपको बताया था शिवालिक के बारे में, बाह्य हिमालय क्या होता है, आंतरिक हिमालय क्या होता है, बताया था। देखिए, सीजीपीएससी प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से देखेंगे, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीजीपीएससी प्री में आए हुए हैं। साइंस का देखेंगे, साइंस का अगर आपको यकीन ना हो, बिल्कुल आप हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखिए और आप वहाँ पे जाके देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। लगभग लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हमारे टारगेट 90 डेज सीरीज से पूछे गए हैं। इसका सबूत जो है वो मैं एक वीडियो में लाके बता दूंगा कि देखिए हमारे एमसीक्यू से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि अभी हमारा पूरा टारगेट कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 54th डे हुए हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलिटी हमारा पूरा बचा हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री पूरा बचा हुआ है, हिस्ट्री बचा हुआ है, पॉलिटी बचा हुआ है, करंट अफेयर बचा हुआ है। ये सब के अलावा अगर 100 क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन हमारे आ गए हैं तो हमें कितना, ये अगर ये भी तैयारी कर लेते तो लगभग हमारा 50 क्वेश्चन के आसपास हमारे टारगेट 90 डेज सीरीज से ही आ जाता। किसमें? सीजीपीएससी प्री जैसे एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। देखिए, पहली बात आपको टॉपिक जो आज मिलने वाला है वो देख लीजिए। धातुएं, खनिज, अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन और परमाणु संरचना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सारे चीज़ों को आज मैं एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसके अलावा एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28 या फिर 30? देखिए, जब आपका एंगेजमेंट होगा तो फिर आप अंगूठी खरीदने जाओगे अपनी वाली के लिए, ठीक है, आपकी जो वाइफ होने वाली रहेंगी, ठीक है, तो उनके लिए तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कैरेट शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है। नहीं तो दुकानदार आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये तो पता होना चाहिए कितने कैरेट का, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। और ये जो सोना होता है इसे हम बोलते हैं एयू, ठीक है। तो ये जो सोना होता है ये बहुत कम क्रियाशील होता है। बहुत कम क्रियाशील मतलब ये एक्टिव नहीं होता ज़्यादा। मतलब जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है, सोडियम को अगर आप खुले में रख दोगे, जो सोडियम तत्व है ये भी एक तत्व है, तो जो सोडियम एक तत्व रहेगा, सोडियम को अगर आप खुले में रख दोगे ना तो आग लग सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं। ऐसे अगर आप लोहा को देखोगे, लोहे को आप रख देते हो तो क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, लग जाता है ना, ऑक्सीजन के साथ जब वो क्रिया कर लेता है। तो वैसे ही अगर आप सोने की बात करोगे तो सोना जल्दी क्रिया करता ही नहीं है, इसीलिए तो हमेशा चमकता रहता है ये, इसीलिए सोना लोग यूज करते हैं। तो सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। निम्नलिखित में से विश्व या फिर यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? मान लीजिए ये हमारा पूरा यूनिवर्स हो गया, पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सूर्य हो गया, ये छोटा सा पृथ्वी हो गया, ऐसे ही बहुत सारे ग्रह उपग्रह पूरे यूनिवर्स में है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व हमारे पूरे यूनिवर्स में या फिर ब्रह्मांड में है? तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। तो ब्रह्मांड की अगर बात होगी तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम पाया जाएगा। राइट आंसर ए। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत और या फिर हेमेटाइट।
लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, मतलब लोहे का अयस्क क्या है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हेमेटाइट। देखिए लोहे का जो अयस्क होता है उसको कार्बन के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये कार्बन क्या होता है, जिसमें जो ये अयस्क होते हैं खोदते हैं तो उसमें बहुत सारी मिट्टी की मात्रा रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली रहती हैं, ठीक है। तो उसको फिर प्योर किया जाता है। तो जो इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जिसमें जितना कार्बन की मात्रा रहेगी उस वो जो लोहे की क्वालिटी है उतनी अच्छी होगी। क्या, जिसमें जितनी कार्बन की मात्रा रहेगी उसकी उसके लोहे की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सबसे अच्छे क्वालिटी की अयस्क की बात करूं तो मैग्नेटाइट होता है। कौन सा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लोहा इससे बनेगा बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का लोहा ही हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कौन सा टाइप का, हेमेटाइट प्रकार का। हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे इंडिया में दोनों में हेमेटाइट प्रकार का ही लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद है सीडेराइट, लिमोनाइट। ये 4 प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, सॉरी क्या पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं जिससे ये लोहा बनता है। तो सबसे सबसे उच्च क्वालिटी का, सर्वोच्च क्वालिटी का अगर बोला जाए लोहा किससे बनेगा, सर्वोच्च क्वालिटी का जो लोहा है वो किससे बनेगा, तो मैग्नेटाइट से बनेगा, आपको ये याद रखना है। और हेमेटाइट से तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यही इसी प्रकार का अयस्क पाया जाता है, इसी से लोहा बनता है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट। और जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी या फिर सर्वोच्च क्वालिटी का जो लोहा बनता है वो मैग्नेटाइट प्रकार के अयस्क से बनता है। कौन से, मैग्नेटाइट प्रकार के अयस्क से बनता है, वो आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा चूना पत्थर, चूना पत्थर से क्या बनेगा, सीमेंट बनेगा। बनता है कि नहीं बनता सीमेंट, बोलोगे हाँ बनता है। और यहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मैंने इसको आपको एमसीक्यूज में कराया था। लाफार्ज वन कहाँ पे, सोनाडी बलौदाबाजार। अभी एक क्वेश्चन बन गया था लाफार्ज वन फैक्ट्री, ठीक है। लाफार्ज वन फैक्ट्री कहाँ पे है, तो बलौदाबाजार में है। और ये पीएससी में क्वेश्चन आज पूछ लिया है ये। वैसे ही पिंच ब्लेंड ये भी अयस्क का नाम है और इससे बनता क्या है, तो यूरेनियम बनता है। क्या बनता है, यूरेनियम। सारी चीज़ें मैं आपको जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इतनी ही चीज़ें बस आपको करनी है, ज़्यादा मत पढ़िए, बस इतनी चीज़ें, लेकिन आपको सब कुछ याद होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। इसके 2 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। इनका यूज किस में किया जाता है, तो विद्युत बनाने में और परमाणु क्षेत्र में भी यूज किया जाता है, जब ब्लास्ट करना होता है तो भी, है ना। तो विद्युत क्षेत्र और परमाणु के क्षेत्र में। और मोनोजाइट मैंने आपको बताया था, मोनोजाइट रेत से क्या बनता है, थोरियम। और थोरियम हमारे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, देखिए जो मोनोजाइट रेत है इससे थोरियम बनेगा और थोरियम से भी विद्युत बनता है, ठीक है। विद्युत बनता है, परमाणु के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा थोरियम ही पाया जाता है। और ये थोरियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो झारखंड मैंने बताया था आपको, केरल बताया था, तमिलनाडु बताया था, आंध्र प्रदेश बताया था, है ना। अगर आप ऐसे इंडिया को बनाएंगे जो साउथ वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत है जो, तो यहाँ पे जहाँ पे रेत रहेगा, यहाँ पे ये वाली जगह में क्या पाया जाएगा, तो मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है जिससे कि थोरियम बनता है। सारी चीज समझ में आ गई, चलिए आगे। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, मरकरी या फिर पारा, सोना या फिर कैल्शियम। सबसे ज्यादा भारी कौन सा तत्व है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम सबसे ज्यादा भारी है। सोना सबसे कम क्रियाशील, कैल्शियम में विटामिन डी मिलता है, ठीक है। कैल्शियम से विटामिन डी मिलता है, अगर ना हो तो बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, और बड़ों में क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और मरकरी किस में यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है मरकरी या फिर पारा, है ना। तो किस में, थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है और बैरोमीटर में भी यूज किया जाता है, दोनों का, ठीक है। और दोनों में क्या रहता है जिससे हम लोग नापते हैं, तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय ताप नापते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापना हो
तो भी हम लोग क्या थर्मामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या फिर थॉमसन। परमाणु जो नाभिक होता है उसकी खोज किसने किया था? नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। आपने रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक या फिर नाभिकीय मॉडल पढ़ा होगा, कब? क्लास 9th और 10th में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। एक्चुअल में होता क्या, देखिए ये हो गया पूरा परमाणु। ठीक है, ये परमाणु कोई भी जो चीज होती है, कोई छोटा सा छोटा चीज हो, वो किससे बना होता है? तो परमाणुओं से बना होता है। कोई भी चीज, आपकी बॉडी की अगर आप बात करोगे तो जो बॉडी होती है उसमें आप बोलोगे छोटे से छोटे सेल में बनी होती है। वैसे ही जितनी भी आपको चीजें दिखती हैं यहाँ पे, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो, जो भी चीजें, सारी चीजें परमाणुओं से बनी, छोटे छोटे परमाणुओं से बनी होती है। ये परमाणु अगर आप इसका टुकड़ा करते जाओ, जो सबसे छोटा आपको दिख जाएगा वो भी परमाणु ही होता है। अब परमाणु में होगा क्या क्या, मान लीजिए सबसे छोटा टुकड़ा आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा सेंट्रल में, एकदम सेंटर में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है नाभिक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक में भी क्या होता है? प्रोटॉन होता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? तो आप बोलोगे प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं चारों ओर चक्कर? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। कौन लगाता है चारों ओर चक्कर? तो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे नाभिक के बारे में? मैंने केवल एक परमाणु बनाया यहाँ पे, और परमाणु में बीच में होता है नाभिक, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। उसके अलावा जो नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, और आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछेगा इनके खोज के बारे में। और यहाँ पे पीएससी में भी शायद क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, एक आध बार पूछा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और जे थॉमसन को इसके लिए क्या मिला है? नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इन्होंने खोजा गया था, इलेक्ट्रॉन खोजा था। और जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित मतलब इसमें जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और इनको क्या मिला था इसके लिए? तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज करते हैं रदरफोर्ड। यही रदरफोर्ड प्रोटॉन की भी खोज कर लेते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। जो प्रोटॉन होता है वो होता क्या है? देखिए यहाँ से आपका लगभग मैं एक चैप्टर ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको सीरियस हो गया क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा ये पता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन कैसा होता है? तो धनावेशित होता है, धनावेश होता है इसमें, है ना, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। न्यूट्रॉन क्या होगा? तो पहली बात तो आप न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में जानो, तो कौन है? जेम्स चैडविक। कौन है? चैडविक इसके खोज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें कौन सा आवेश होगा? देखिए ये धन हो गया, ये ऋण हो गया। अब क्या बचा? बेचारा जो न्यूट्रल रहेगा, तो ये उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। ऐसा समझ में, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आप याद रखेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़। मान लीजिए जैसे मैं कभी कभी लिख देता हूँ स्क्रीन पे 1H2, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता होगा ये एक्चुअल में है क्या। ये जो 1 लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है? तो ये परमाणु क्रमांक बता रहा है। क्या बता रहा है? ये परमाणु क्रमांक बता रहा है कि परमाणु का क्रमांक कौन सा है। और जो ये 2 लिखा हुआ है वो द्रव्यमान संख्या बताता है कि इस परमाणु में कितनी द्रव्यमान है। द्रव्यमान संख्या बताता है। क्या बताता है? द्रव्यमान संख्या बताता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है इसमें एक्चुअल में पता है क्या होता है? जो ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की जितनी संख्या रहेगी वही परमाणु क्रमांक की संख्या होती है ना। जो भी प्रोटॉन की संख्या रहेगी, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक की संख्या बोल दिया जाता है, ठीक है। और लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मिला के जितनी संख्याएं होती हैं उसे बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या। आया समझ में? देखिए जैसे यहाँ पे हो गया 1, तो ये प्रोटॉन की संख्या 1 है, यही इसलिए ये परमाणु क्रमांक भी 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है, क्या? द्रव्यमान संख्या। तो जो द्रव्यमान संख्या है इसमें एक प्रोटॉन, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि एक इसमें प्रोटॉन है और बचा क्या? एक इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2He4, मतलब हीलियम जो है उसका यहाँ पे परमाणु क्रमांक हो गया 2, ऐसे लिख लेते हैं इसको, और जो द्रव्यमान संख्या हुआ वो 4 हो गया। अब आप बताइए कि इसमें प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, बताइए। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे दिख रहा है परमाणु क्रमांक, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे 4 है, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 4 है। तो 2 प्रोटॉन तो हमें पता चल गए है ना, तो 2 बचे क्या? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन 2, तभी तो 4 होंगे। चलिए ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं याद करेंगे तो भी समझ चलेगा, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पास्चुराइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसका क्या संबंध है, बताइए, क्या उसके बारे में क्या कथन सही है? तो दूध में क्या पाया जाता है? तो आप बोलोगे लैक्टिक या लैक्टोज पाया जाता है, जिसके कारण दूध मोटा होता है। कभी भी लैक्टोज की बात होगी तो आपको याद रखना है दूध, ठीक है, लैक्टोज, इसी कारण मीठा होता है। हमारे पैर में जो सिन पेन होता है वो क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के जमने की वजह से होता है। क्यों होता है? लैक्टिक एसिड जमने की वजह से होता है वो। अब बताइए कि जो पास्चुराइजेशन प्रक्रिया है वो क्यों होता है, क्या है ये? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, और जब गर्म किया जाएगा तो क्या होंगे? जो बैक्टीरिया रहेंगे, वायरस रहेंगे, वो सारे मर जाते हैं। फिर अचानक से ठंडा कर देता है, अचानक से टेम्परेचर ज़्यादा और फिर अचानक से ठंडा। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं, जितने भी जीवाणु रहते हैं, सब कुछ मर जाते हैं। इसलिए काफ़ी टाइम तक दूध सेफ हो जाता है, जो हम लोग पैकेट में यूज करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको प्लास्टर दिख रहा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और घरों में भी प्लास्टर, वो जो पीओपी हम लोग बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं ना, वही पीओपी। उसका रासायनिक सूत्र बता दीजिए आप, क्या है? तो जो पीओपी होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। एक्चुअल में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका जो सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O, ये होता है इसका सूत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आधा है हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र होता है। लेकिन कैल्शियम सल्फेट से ही बनता है, ये आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? पहली बात तो मूर्तियों को बनाने में किया जाता है, मूर्तियों को बनाने में किया जाएगा। अगर आप किसी की जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है किसी की, ठीक है, तो जो हम लोग जैसे हाथ पैर टूट जाते हैं तो क्या बोलते हैं? प्लास्टर बांधते हैं। वो प्लास्टर में भी यूज किया जाता है, प्लास्टर बांधने में, या डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं इसे। और घरों में तो यूज किया ही जाता है, घरों में यूज किया जाता है ना, घरों में जो हम लोग पीओपी लगाते हैं वो। तो सारी चीजें बन गई। चलिए आगे। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया है इसके बारे में कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में, सेंटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो बोलोगे चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं थॉमसन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी चक्कर लगाता है। नाभिक में स्थिर कौन रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे स्थिर रहेंगे। इसकी चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर इसकी लगाता है।
रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? मान लीजिए विस्फोट हो गया, विस्फोट होता है तो जो रेडियो एक्टिविटी जो निकलती है या फिर जो नाभिकीय विकिरण निकलती है वो किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर से, या फिर सिस्मोमीटर से, या फिर अमीटर से? बताइए। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। डेफिनेटली आप एग्जाम में ही से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पीएससी प्री में मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा, जो जो क्वेश्चन बने हैं, और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे यार, बाहर से बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। 4-6 क्वेश्चन बाहर से बनेंगे, और होगा क्या, वो किसी से नहीं बनेगा। आप पढ़ते जाओ, कितना भी पढ़ लो, नहीं बनेगा वो। ऐसे क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, क्योंकि 100 में 100 बना लेंगे तो बोलेंगे ना कि क्या कहीं आपने नकल तो नहीं कराया। इसलिए 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो किसी से नहीं बनता, और वो ऐसे दिया ही जाता है कि बिल्कुल ना बने किसी से। लेकिन जो सबसे बन जा सकता है और जो थोड़ा सा हम लोग एफर्ट लगा के लोगों से आगे निकल सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए बताइए, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइगर काउंटर से, या गाइगर मूलर काउंटर भी बोलते हैं। तो गाइगर मूलर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। मान लीजिए होता क्या है, जैसे कि 1946-47 में जब जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराया था, है ना, गिराया था, तो उस टाइम पे उसके बाद ना बहुत से लोग ऐसे अपंग पैदा हुए। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो, मतलब ये जो नाभिकीय विकिरण है, उसकी वजह से बहुत लंबे समय तक वो वातावरण में फैला हुआ था, और उसका प्रभाव किसमें दिखा था? जो लोग हैं जो सांस ले रहे थे, वो सारी चीज़ों में उनका प्रभाव दिखा था, और बहुत सारे लोग अपंग पैदा, किसी को आंख से दिख नहीं रहा, किसी को बहरा हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है वो उस चीज़ को मापने के लिए किसने खोज किया? तो किसने खोज किया था ये भी इंपॉर्टेंट है ना, और किससे मापा जाता है? तो गाइगर मूलर काउंटर से मापा जाता है, और इसकी खोज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हेनरी बेकुरल इसकी खोज करते हैं, है ना, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेनरी बेकुरल खोज करते हैं, किसकी खोज करते हैं? तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापना है? गाइगर मूलर की खोज करते हैं ये। ठीक है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो द्रव की या फिर पानी के घनत्व के बारे में, या फिर द्रवों की घनत्व के बारे में। द्रव का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। सीस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता, सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता। और अमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। क्या नापा जाता है? विद्युत धारा नापा जाता है। चलिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन 10th का पहला चैप्टर है ये, पहला चैप्टर। सीजी बोर्ड की बुक निकालिए, देखिए। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? जिसे आप, जो शुरू में हुआ था वही चीज बदल गया है, जो बदला है इसे एक था कारक, एक था, ये कारक होता है, और ये रिजल्ट रहता है ना, रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको भी समझ में आएगा। जो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट से हम लोग कारक बना सकते हैं। अभी होता क्या, देखिए यहाँ पे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। अगर हवा में चांदी का बर्तन काला हो गया है तो क्या आप उसे फिर से चांदी के बर्तन जैसे चमक रहा था वैसे ला सकते हो? नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते। उसके लिए फिर से आपको चांदी का वो लेप लगाना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन वैसे अगर आपको लाना हो तो नहीं ला पाओगे, है ना। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया ये। चलिए दूसरा देखते हैं, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती एक बार जल चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हवा में उड़ गई हैं, और अब थोड़ी ना कि आप वहाँ पूरा इकट्ठा करके उस हवा को लाओगे और फिर मोमबत्ती को बनाओगे, ऐसा तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या परिवर्तन हो गई? तो ये रासायनिक परिवर्तन, ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन, है ना। और दूध से दही का बनना। अब दूध से दही बन गया, फिर क्या दही से दूध बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ये कौन सा परिवर्तन हो गया? तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। पानी में चीनी का घुलना। मान लीजिए ये हो गया पानी यहाँ पे, और इसमें आपने चीनी को घोल दिया। क्या फिर से आप, ये हो गया कारक, है ना, ये कारक हो गया। ये पानी है और पानी में चीनी डाला, जो भी अभी यहाँ पे ये आ गया रिजल्ट, दोनों मिल गए यहाँ पे। क्या अब आप रिजल्ट जो यहाँ बना हुआ है, रिजल्ट से आप
फिर से अलग अलग कर सकते हो, किसे, पानी को और शक्कर को एकदम अलग अलग कर सकते हो। क्या अलग अलग कर सकते हो पानी को और शक्कर को? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे? पानी को आपने शक्कर में घोल दिया, अब जब पूरा घुल गया फिर उसे अलग कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? आप गर्म करोगे, गर्म करोगे तो जो पानी है वो भाप बन जाएगा, पानी भाप बन जाएगा। भाप को आप स्टोर कर सकते हो, किया जा सकता है भाप को स्टोर, ठीक है। तो भाप को आप स्टोर कर सकते हो और जो शक्कर रहेगा वो लास्ट में बच जाएगा, है ना, शक्कर बच जाएगा ना। तो वही देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट बन गया था। अब रिजल्ट से अगर फिर से आपको कारक में लाना हो तो आप ला सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन। अगर हम लोग भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन क्या होता है, वही अगर जो कारक होते हैं, कारक से हमने रिजल्ट में पहले परिवर्तित किया और रिजल्ट से अगर फिर से वो परिवर्तन हो गया अपने कारक में, जिससे वो पहले उसका जो ओरिजिन रूप था उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है, आ जाता है उस रूप में, तो उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिसे नहीं लाया जा सकता उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा जल वाष्प, जल वाष्प भी भौतिक परिवर्तन होगा। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या फिर न्यूटन? जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज, चैडविक न्यूट्रॉन की खोज, है ना, रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज, न्यूटन बल के बारे में बताया था इन्होंने। चलिए, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। मोती जो होता है वो किससे बना होता है? हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं प्यार तेरा। चलिए बताइए, जो मोती होता है वो किससे बना होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोती कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से मोती बना होता है, आपको याद रखना है। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ। ये जो फार्मूला है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं और बनेंगे ही। साधारण नमक, साधारण नमक का अगर फॉर्मूला बताऊं इसमें क्या क्या रहता है, तो साधारण नमक आप याद कर लेना। साधारण नमक, इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है। क्या? NaCl इसका फॉर्मूला होता है। फिर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो साबुन वगैरह में यूज किया जाता है, तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा। उसके बाद विरंजक चूर्ण का भी पूछ लेता है, विरंजक चूर्ण। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लेना, लिख ही लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और अभी PSC के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो जो विरंजक चूर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, ये होता है इसका फॉर्मूला। कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद चौथा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, किस में यूज किया जाता है? खाने में इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद देखिए कितने 4 फॉर्मूला हो गए। अब धावन सोडा का देख लेते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमने देखा था क्या अभी, POP का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यही POP से क्या बन जाता है? तो यही POP से जिप्सम बन जाता है, जो कि सीमेंट को जमाने का काम करता है। अगर आप सीमेंट में जिप्सम नहीं जमाओगे ना, नहीं लगाओगे, तो सीमेंट तुरंत जम जाएगा। इसलिए उसमें जिप्सम की मात्रा थोड़ा सा मिला देते हैं, तो जो सीमेंट होता है वो लेट से जमता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, CaSO4 2H2O। ये इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ लोगों से, क्यों? अगर आप लोगो टाइप का नॉर्मल ही पढ़ा दोगे तो सीधी सी बात है, जो दूसरे का नंबर आएगा वो आपका भी नंबर आएगा। मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको वैसे पसंद है तो वो भी मैं करा सकता हूँ, बहुत मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा वो चीज़।
परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। उसके बाद क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों की प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। देखिए क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी मतलब क्या होगा? क्रोमैट मतलब कहीं ना कहीं कलर की बात होती है, और कलर में जो मिश्रण रहते हैं उसके मिश्रण को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपूर रहता है, आप जलाते हो तुरंत ये गैस बन जाता है, लेकिन आप देखोगे कोई भी चीज़ जो होती है, मान लीजिए ये बर्फ़ हो गया है ना, कोई भी जो हार्ड चीज़ होती है उसे अगर आप गर्म करोगे तो पहले किस में आती है? द्रव में आती है। आती है कि नहीं आती? आप पानी की बात कर लो, आप लोहे की बात कर लो, जो भी चीज़ें होती हैं ठोस से किस में आती हैं? तो आप बोलोगे द्रव में आती हैं। और द्रव से वो किस में जाती हैं? तो गैस में जाती हैं, गैस में जाती हैं। ठीक है, गैस बन जाती हैं। ऐसे ही होता है, आप पानी को गर्म करोगे द्रव बनेगा, द्रव से वो गैस बनेगा, है ना। लेकिन अगर ठोस से सीधा गैस बन जाए तो क्या होगा? उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर कोई भी चीज़ ठोस है, ठोस से द्रव नहीं बनेगी, सीधा गैस ही बन जाएगी, डायरेक्ट गैस बन जाएगी, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगर वो ठोस से द्रव बने तो क्या बोलेंगे? ठोस से द्रव बनती है, इसे बोलते हैं हम लोग गलनांक या फिर पिघलना, गलनांक बोलते हैं। अगर कोई चीज द्रव अवस्था में है, मतलब लिक्विड में है, पानी के रूप में है, अब उसे बर्फ बनना हो या फिर द्रव से ठोस बनना हो तो ठोस उसको क्या बोलेंगे? देखिए मैंने क्या बोला, द्रव से अगर ठोस बनना हो मतलब पानी से अगर बर्फ बनना हो तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हिमांक या हिमीकरण, है ना। हिमांक बोलते हैं या हिमीकरण बोलते हैं इसको, गलनांक, हिमांक। और वाष्पीकरण, कोई भी चीज़ को द्रव से गैस में बनना वाष्पीकरण हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऊर्ध्वपातन, जो भी ठोस में है, ठोस से द्रव बनना चाहिए लेकिन ये गुस्सा हो जाता है और गैस बन जाता है, और गैस बन गया, ठोस से सीधा गैस बन गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। बाकी गलनांक, हिमांक आपको याद रखना है। चलिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? चलिए, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की बात हो रही है। ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे आपका घर बना हुआ है और यहाँ पे है आपकी जिसकी शादी होने वाली है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा घर। ऐसे ही पृथ्वी के चारों साइड में कुछ ना कुछ है। मान लीजिए ये हो गया, तो जो ऊपर वाला लेयर है, ये ऊपर वाला लेयर, ये इसे हम बोलते हैं क्या? भूपर्पटी। उसके बाद एक लेयर के बाद है यहाँ और यहाँ, ऐसे। तो ये वाला जो लेयर है, ये वाला है ना, ये वाला जो परत है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसे भूपर्पटी बोलते हैं। चलिए, ये भूपर्पटी हो गया। अभी जो बीच वाला है यहाँ पे, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं प्रावार। क्या बोलते हैं? प्रावार। और जो बीच वाला है, एकदम बीच वाला, इसे हम बोलते हैं क्रोड। क्रोड, ये पूरा पिघला हुआ है। अगर आप अपन इमेजिन करो कि हमारी पृथ्वी के अंदर में एकदम नीचे में जाओगे तो क्या होगा? तो अभी भी ये कैसा है? लिक्विड रूप में है, ये पूरा पिघला हुआ है, मैग्मा, लोहा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर जा ही नहीं सकते हम लोग तो यहाँ ऊपर में रहते हैं और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा पाएंगे बस। उससे नीचे जाओगे तो कोई जा ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे जाना अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं लिक्विड में है, द्रव के रूप में है। और जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कैसे होता है?
यहाँ पे ये जब एकदम ज़्यादा हीट हो जाता है तो यहाँ पे परत से ऐसे विस्फोट होता है। मैग्मा और लावा, जितने यहाँ पे चट्टाने रहेंगी, मैग्मा लावा पूरा का पूरा हमारे घर के आसपास आ जाता है ऐसे, है ना। इसीलिए तो स्थल पे दिखता है और इसीलिए तो पर्वतों का निर्माण हो जाता है। जो भी मैग्मा लावा से जो पर्वत बनते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं, आया समझ में। चलिए, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो जो भूपर्पटी है, मतलब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है भूपर्पटी में। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद पाया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन दूसरा सबसे ज़्यादा, सेकंड। फर्स्ट ऑक्सीजन, आपको फर्स्ट याद रखना है। सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। मूल तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हीरा। हीरा किससे बना होता है? केवल और केवल ये कार्बन से बना होता है, कार्बन से बना होता है। जो ये रेत होता है, रेत किससे बना होता है? ये सिलिका से बना होता है। और मैंने अभी क्या बताया था आपको कि तत्व किसे बोलेंगे? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा, एक ही प्रकार के परमाणु से बना रहेगा, परमाणु से बना रहेगा, एक ही प्रकार के परमाणु से बना रहेगा, उसे हम बोल देते हैं क्या? तत्व बोल देते हैं। लेकिन जो रेत है, वो रेत सिलिका से भी बना रहेगा और इसके साथ ऑक्सीजन, सिलिका और ऑक्सीजन से मिल के रेत बनता है। संगमरमर, संगमरमर किससे बनता है? तो कैल्शियम, कैल्शियम रहता है इसमें। इसके अलावा कार्बन रहता है, कार्बन और ऑक्सीजन, इतनी सारी चीज़ों से संगमरमर बनता है। शक्कर किससे बनता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन, और आप जो शक्कर खाते हो वही उसी की बात हो रही है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इतनी सारी चीज़ों से शक्कर बनता है ना। इतनी सारी चीज़ों से क्या बनता है? शक्कर। तो देखो, ये अलग अलग परमाणु से बना है। ये कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। 3 प्रकार के परमाणु से मिलकर शक्कर बनता है। जब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने, उसे हम तत्व बोलते हैं। हीरा एक तत्व है और हीरा जो होता है सबसे मजबूत बोला जाए, है ना, सबसे मजबूत तत्व होता है, अधातु होता है जिसे हम बोलेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, सोचिए। सबसे ज्यादा क्रियाशील जो धातु है वो है यहाँ पे पोटेशियम। उसके बाद अगर पूछा जाए तो उसके बाद यहाँ पे है सोडियम। सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ों को अगर आप ना खुले में रख दोगे तो ये जलने लग जाएंगी। इसीलिए पता है, सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं। अगर इसे आप मिट्टी तेल से निकाल दोगे, खुले में रख दोगे, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और जलने लग जाएगा, ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए इनको कहीं ना कहीं, सोडियम को, पोटेशियम को, सबको डुबा के रखा जाता है। अब पहला पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। देखिए, अगर आपसे एकदम सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा क्रियाशील पूछ ले कि पूरे तत्वों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो आपको ये याद रखना है कौन है? लिथियम है। लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। उसके बाद है पोटेशियम। यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे लिथियम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने पोटेशियम किया। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम के बाद बेरियम, बेरियम, और उसके बाद है सोडियम। ठीक है, तो आप इसका सीक्वेंस याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये जो तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरिलियम हो गया और सोडियम हो गया। ये जो तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें खुले में नहीं रखते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक मतलब अगर यहाँ पे हल्का सा हीट हुआ तो बोलेगा ए चल जल्दी गर्म हो जा। ये जो बताता है वो कौन बताता है? सबसे ज्यादा चालक कौन है? जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा। सबसे ज्यादा ऊष्मा का चालक
बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग किस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज कर रहे थे अभी तक। उष्मा को नापना है, किसका यूज किए, तो आप बोलोगे पारा का तो यूज कर रहे थे। मरकरी, इसे हम बोलते हैं Hg, इसी का तो यूज कर रहे थे। और जो उत्तम चालक है वही है पारा, पारा ही सबसे ज़्यादा उत्तम चालक है। अब बताइए पारा, बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर अगर मैं बोलूँ तो बैरोमीटर में क्या यूज करेंगे, तो पारा ही यूज करते हैं। और बैरोमीटर से क्या नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब नापते हैं। वायुमंडलीय दाब में अगर अचानक से पारा नीचे गिरा तो आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। अचानक से अगर धीरे धीरे नीचे गिरा तो क्या होगा, पानी गिरने वाला है। अगर जो पारा है वो जो पाठ्यांक रहेगा बैरोमीटर का, उसमें आप देखोगे अगर पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब आज मौसम एकदम क्लीन रहेगा, है ना। जो हम लोग मौसम वैज्ञानिक बताते हैं वो इसी के बेस पे बताते हैं। और थर्मामीटर, बताइए थर्मामीटर, तो आप बोलोगे थर्मामीटर से हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं कि इसको बुखार है, इसको बुखार नहीं है। अब बताइए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, चलिए जल्दी बताइए, मैंने आपको बताया है, याद करिए, सोचिए। पहले बात आपको बताना है डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद आपको बताना है केल्विन में, है ना। उसके बाद नहीं सॉरी, इसके बाद आप फ़ारेनहाइट बता दीजिए और केल्विन में, तीनों में बता दीजिए, केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे डिग्री सेल्सियस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 36.9 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर। अगर आपसे केल्विन में कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे केल्विन में, तो 310 केल्विन हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर फ़ारेनहाइट में कोई पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। तीनों याद रहना चाहिए, बात एक ही है तीनों। लेकिन अगर आपसे केल्विन में पूछे तो 310, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री, और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 36.9 डिग्री, है ना। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। सबसे ज्यादा कठोर धातु कौन सी है, बताइए सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है। आप बोलोगे लोहा, तो गलत हो जाएगा। सोना, सोना तो होता नहीं है। बताइए सबसे ज्यादा कठोर धातु जो होता है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे ज्यादा कठोर धातु होती है, सबसे ज्यादा तन्य जिसे खींचा जा सकता है तो सोना होता है। सोना बहुत ज्यादा खींचा जाता है ना। सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन सोना बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको लोहा के बारे में आप याद रखना है, इसमें जंग लगता है ऑक्सीजन के कारण। और टंगस्टन, टंगस्टन ये भी एक धातु होती है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है, तांबा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, चांदी। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था, सबसे कठोर धातु। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे भारी धातु बता दीजिए। क्वेश्चन ही बनेगा हल्की धातु, भारी धातु, सबसे कठोर धातु, ऐसे ही छोटा छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। और सब कुछ का आप टेलीग्राम में पीडीएफ रहता है, फ्री है भाई, क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे हो बताओ। अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो कम से कम इज्जत कर लो। इसी चीज़ का अगर मैं आपसे 1000-2000 रुपये लूँगा ना, जब कभी क्लास चलाऊँगा, मैं बोलूँगा ठीक है 1000 रुपये दो करके, तब आपको समझ में आएगा। सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ बार बार आप रिपीट करो, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। चांदी, चांदी क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसकी विद्युत चालकता होती है, और 2018 के एग्जाम में यही पूछा हुआ था। विद्युत चालकता जो होती है सबसे ज़्यादा इसी में होती है, विद्युत चालकता। और ऊष्मा की चालकता भी मैंने बात किया था अब भी 1-2 क्वेश्चन पहले, कि ऊष्मा की चालकता सबसे ज़्यादा किस में होती है। अब बताइए उसका राइट आंसर क्या होगा, याद आया, पारा। तभी तो हम लोग बैरोमीटर, थर्मामीटर से यूज कर रहे थे। एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब चीज़ सब भी धातु है। चलिए, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो पीले लैंप होते हैं आपको रोड के किनारे दिख जाते होंगे, ऐसे टाइप कुछ रहते हैं, यहाँ पे बल्ब रहता है और ऐसे ही कुछ लटका रहता है। ये जो फिर ऐसे ही यहाँ पे गड़े रहते हैं ऐसे ना। तो जो पीले लैंप होते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, तो उसमें सोडियम का यूज किया जाता है। किसका, सोडियम का यूज किया जाता है, आपको पता रखना है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। बताइए अगर मैं भौतिक परिवर्तन की बात करूं तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो क्या होता है। आपको दोनों चीजें, देखिए ये तो नहीं होगा, चलिए मैं आपको बता दिया दोनों ये नहीं होंगे। अब बताइए, आप दिमाग लगाइए,
क्या होगा? भौतिक परिवर्तन जो कारक रहेगा और जो रिजल्ट रहेगा, कारक से रिजल्ट में और रिजल्ट से कारक में, है ना। दोनों को हम लोग लाया जा सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, एक बार बदल गया तो वो तो फिर कभी बदलेगा ही नहीं, वो बदलना ही नहीं चाहता, है ना। अब बताइए, क्या जल को हम लोग वाष्प में बदल सकते हैं, फिर वाष्प को जल में बदल सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ, वाष्प को हम लोग जल में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। आप देखे होंगे कि जो वाष्प रहता है, अगर आप ऐसे पानी रखोगे, जो भाप नहीं बनता है, भाप को ऐसे रखोगे तो क्या फिर पानी के रूप में बन जाता है, बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर भौतिक परिवर्तन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड। चूना पत्थर, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चूने में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको याद रखना है। अगर यहीं पे पूछ ले कि बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना अगर बोलेगा तो आपको याद रखना है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सब चीज़ 10वीं में पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत याद होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे थे, गैस को प्रवाहित कर रहे थे, तो क्या बन जा रहा था? तो CaCO3 बन जा रहा था। चलिए, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसके बारे में आज मैंने 2 बार आपको बताया है पहले से ही। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। मैं मानता हूँ एक बार में चीज़ें याद नहीं होती है, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम समझदार नहीं है, हम बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, हम गधे हैं, वो चलेगा, ठीक है, हम गधे हैं, हम चलेगा, लेकिन हम मेहनत करके होशियार बनेंगे, ये आपको यकीन होना चाहिए, और इतना मेहनत आपको करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का सूत्र क्या है? बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बस हो गया। कैसे नहीं याद होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O, इसका सूत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, अगर ये बोले तो इसका सूत्र होता है, ये किसके लिए यूज किया है? तो ये जिप्सम के लिए यूज किया है। और ये जो जिप्सम होता है किसके काम में आता है? तो जब चूना पत्थर या फिर जब चूना पत्थर से जब सीमेंट बनता है और जो सीमेंट को जमाना रहता है तो सीमेंट जल्दी जम जाएगा। अगर आप सीमेंट को नॉर्मल उसमें पानी डालोगे तो तुरंत जम जाएगा, इसलिए जल्दी जमे ना, उसके लिए जिप्सम मिला देते हैं। चल भाई, तो उसमें थोड़ा सा जिप्सम मिला दिए, जिप्सम मिला देंगे तो वो आराम से जमता है। नहीं तो अगर पता चले जो लेबर लोग आए, जो भी काम करते हैं हमारे यहाँ, मजदूर, मिस्त्री लोग, यहाँ पे सीमेंट डाल दिए, सीमेंट और रेत डाल दिए, जैसे डालेंगे तो यहीं पे जम जाएगा, तो हम घर कैसे बनाएंगे? घर तो बन ही नहीं पाएगा। उसके लिए हल्का सा जिप्सम मिलाकर डाल देते हैं। निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकल या फिर टिन। सामान्य ताप पर कौन सा द्रव है? और वो एक धातु है, धातु की बात हो रही है। धातुओं में धातु का गुण क्या होता है? पहली चीज, जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं। क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, किसी भी धातु को आप देख लो। और दूसरी चीज, धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो भारी होती हैं। ये धातुओं का गुण होता है। अब बताइए। और जो धातुएं होती हैं वो मुख्यतः ठोस होती हैं। इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, धातु के गुण हैं ये। अब बताइए कि धातु कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव में है? सीसा, पारा, निकल, टिन। देखिए, टिन है, ये धातु है लेकिन ये ठोस रहता है। निकल, ये भी ठोस रहता है। जो पारा होता है, एक्चुअल में जो पारा होता है ये क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, और ये एक धातु है, आपको याद रखना है। जो पारा होता है Hg, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, ये एक धातु है, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। क्या है ये? एक धातु है, पहली चीज। और ये कैसे पाया जाता है? तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और वही पारा, हाँ, जिससे हम लोग बैरोमीटर में यूज कर रहे थे, जिसका यूज हम लोग थर्मामीटर में यूज कर रहे थे, वही पारा कैसे? द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये एक धातु है। निम्नलिखित में से
किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। किसकी विद्युत चालकता सबसे ज्यादा है? 2018 का क्वेश्चन है बाबा, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ एक थप्पड़ अपने गाल पे अब भी लगाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी में विद्युत बहुत तेज चलता है, एकदम तुरंत, है ना। तो चांदी में विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है। लकड़ी में होती नहीं। ग्रेफाइट में भी आई थिंक इसमें नहीं होती है। हीरा में भी नहीं होता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमेटाइट, ये हेमा हो गया है, हेमेटाइट होगा। हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या फिर मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम बनाना है उसके लिए कौन से खनिज का उपयोग किया जाएगा या फिर अयस्क का उपयोग किया जाएगा? देखिए, जो हमें एल्यूमिनियम बनता है, जो हमें लोहा दिखता है, वो लोहा क्या ऐसे आप जमीन से निकालोगे तो इसी रूप में रहता है? तो ऐसे रूप में नहीं रहता, लोहे को बनाया जाता है। ठीक है, फैक्ट्री में लोहे को बनाया जाता है। पहले लोहा मिलता है, लोहे अयस्क के रूप में मिलते हैं, उसमें बहुत सारे क्या अशुद्धियाँ रहती हैं, धूल मिट्टी, बहुत सारी अशुद्धियाँ, उसमें कंकड़ वंकड़ रहते हैं। उसको क्लीन करके उसको खनिज के रूप में बनाया जाता है, खनिज, है ना। खनिज से फिर उसका यूज करके उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। बहुत सारा प्रोसेस होता है सब कुछ। उसके बाद वो धातु के रूप में आता है, लोहे के रूप में आता है हमारे सामने। हम लोग बोलते हैं ना कि बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ पे क्या होता है? यही तो अयस्क खनिज निकालते हैं, खनिज से फिर उसको लोहा बनाते हैं। लोहे बनाने का काम कौन करता है? बीएसपी करता है। अब ऐसा नहीं है कि लोहा हमें अचानक से ऐसे ही मिल जाता है, ज़मीन से खोदे और लोहा मिल गया, तो वो होता नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम के बारे में, है ना। तो एल्यूमिनियम कैसे मिलेगा? पहले बॉक्साइट के रूप में मिलता है। कैसे? बॉक्साइट के रूप में मिलता है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, Al2O3। एल्यूमिना इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्यूमिना ही बोलते हैं। तो Al2O3, इसको ये अयस्क है एक्चुअल में, और इससे बनता क्या है? तो इससे एल्यूमिनियम बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। बाल्को, याद आया? बाल्को। और बाकी सारी चीज़ों से क्या बन रहा था? तो लोहा बन रहा था, है ना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाइट, तो ये कोयला, इससे कोयला, लिग्नाइट और पीटी सब कोयले का प्रकार है, इससे कोयला का, ये कोयला का प्रकार है। और जो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, वो लोहे का प्रकार होता है। उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक की बात हो रही है। हीलियम के नाभिक में क्या होगा? चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2H4। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको देखिए, अगर पेपर को टफ करना हुआ तो ऐसे ही उटपटांग चीज़ वो डाल देता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बाहर की चीज़ें भी नॉलेज होनी चाहिए। 2H2 बताइए इसमें क्या है? हीलियम है, यही हीलियम की बात हो रही है। दो प्रोटॉन हो गए, और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं 4, ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या किससे मिलके बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके होता है। दो प्रोटॉन हो गए, दो न्यूट्रॉन हो गए। राइट आंसर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा, सीसा, टंगस्टन, लोहा। सबसे ज्यादा कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो कठोर होता है वो होता है हीरा। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर तत्व होता है, और ये एक तत्व है, किससे बनता है? तो ये कार्बन का बना होता है, कार्बन का ये बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दी होगी, मुझे पता है, लेकिन आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो, मुझे पता है, ये भी पता है। तो आप लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।